ओके, सो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग का रेजिडेंशियल स्टेटस है। लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस से पहले मैं आपको, जैसे कि लास्ट टॉपिक है हम लोग के फर्स्ट चैप्टर का, लेकिन तो मैं जल्दी से रिकैप कर लेता हूँ हम लोग स्टार्टिंग से क्या हम लोगों ने पढ़ रहा। हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है कि व्हाट इज टैक्स। ओके, ये सब डे वन में ही हम लोगों ने कवर कर लिया था। फिर हम लोग ने ये पढ़ लिया कि टैक्सेस कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझा। और हम लोग को जो इनकम टैक्स पढ़ना है वो किसका पार्ट है, वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था पूरे भारत में 1 अप्रैल 1962 में। ओके, अकाउंटिंग सॉरी, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि अगर हम टैक्स पढ़ना चाहते हैं, इनकम टैक्स खास करके कुछ टर्म्स हमें पता होना चाहिए, जैसे लाइक असेसी टैक्स पेयर, प्रीवियस ईयर जिस साल हम इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर जिस साल हम प्रीवियस ईयर के इनकम पे टैक्स कैलकुलेट और उसे पे करते हैं, और साथ ही साथ रिटर्न फाइल करते हैं। नेक्स्ट, पर्सन, फिर हम लोग ने पर्सन के बारे में पढ़ा कि पर्सन कितने तरह के होते हैं। तो लीगल स्टेटस है, रेजिडेंशियल स्टेटस है। लीगल स्टेटस में हमने पढ़ लिया था कि 7 तरह के एसएससी होते हैं, जिसमें आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं ये भी हम लोग ने स्टडी कर लिया। लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, अब फिर हम लोग ने ये पढ़ लिया था 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के कितने हेड्स होते हैं। जैसे कि सबको पता है कि इनकम हम बहुत डिफरेंट तरीके से कमाते हैं, अलग अलग सोर्सेज से इनकम आती होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा आप किसी भी तरह से इनकम कमाइए, इनकम को हम 5 हेड्स में बांटेंगे, इन्हीं पांचों में से कोई एक हेड की इनकम आपकी मानी जाएगी। जैसा कि वो सैलरी हो सकती है, सैलरी हेड की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर हम लोगों ने हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम में डिफरेंसेस देख लिया था। देन एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट था हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 5 हेड्स ऑफ इनकम को जब हम लोग सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन लेस कर देते हैं, 80 से 80 वाले जितने भी डिडक्शंस हैं। इसके बाद जो आती है उसको हम टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कहते हैं। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, हम लोग जब इनकम टैक्स पढ़ रहे थे हमको ये पता होना चाहिए, अभी तक हम राउंडिंग जो करते थे रुपीज 1 में करते थे, नियरेस्ट रुपीज 1 में। लेकिन जब हम लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो चाहे टोटल इनकम हो, चाहे इवन दो इनकम टैक्स का अमाउंट भी जो आपका आ रहा है, तो जो भी, वो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ होगा। अगर मान लीजिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी बनती है ना, तो मान लीजिए 5,576 रुपये, तो आपको 76 नहीं देना, आपको 580 रुपये देना। तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्लैब रेट हम लोग ने देख लिया था रेजिडेंशियल इंडिविजुअल एचयूएफ का। और क्या टैक्स रेट होता है, क्या स्लैब होता है, सीनियर सिटीजन का, सुपर सीनियर सिटीजन, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया था। फॉर्म्स का टैक्सेस पढ़ लिया, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, मार्जिनल रिलीफ। फिर हमने असाइनमेंट्स भी ये सब कर लिए थे। इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्सेस सेक्शन 10। सेक्शन 10 को हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि कौन कौन सी इनकम होती है जो एग्जाम्प्ट होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस पे। ठीक है ना, कि व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस। अपन जिस तरीके से हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो चीज़ें होती है अगर हम किसी भी पर्सन की बात करें, या फिर कह लो हम जो असेसी की बात करें। ठीक है ना, पर्सन के दो स्टेटस हम लोग ने पढ़ लिए। लीगल स्टेटस, जो कि डिसाइड करता है टैक्स रेट, कि क्या टैक्स का रेट लगेगा उनके ऊपर, किस रेट से वो टैक्सेस पे करेंगे। फिर दूसरा होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बताता है, रेसिडेंशियल स्टेटस हमें ये बताता है कि स्कोप ऑफ इनकम क्या थी। ठीक है ना, स्कोप ऑफ इनकम। अब सोचते हैं सर स्कोप ऑफ इनकम क्या होती है। स्कोप ऑफ इनकम का मतलब बंदे ने इनकम कहाँ पे कमाया, कहाँ से वो इनकम जनरेट हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको इंडिया में टैक्स देना है कि नहीं देना है उस इनकम पे, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। तो बेसिकली आज का हमारा यही टॉपिक है, रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस।
तो किसी भी बंदे की बात करेंगे कि भाई वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है क्या है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, हम रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, ऑफ एन असेसी। ओके, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस से पहले मैं आपको दो बातें और बताऊंगा। एक होता है सिटीजनशिप, ये एक्ट है, कानून है, सबको पता होगा। फिर एक होता है क्या, नेशनैलिटी, है ना। इन तीनों में फर्क जरा समझिएगा। नेशनैलिटी, आप इंडियन हो, आप सपोज करो यहाँ पैदा हुए, आप विदेश में ही बस गए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी आपकी नेशनैलिटी क्या कहलाती है, आप इंडियन हो। तो कहते हैं ना इंडियन इंडियन इंडियन। तो नेशनैलिटी का हमारे इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। नेशनैलिटी इज डिफरेंट थिंग। नेशनैलिटी का हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कोई, उसके लिए कोई जगह नहीं है, यानी कोई मतलब ही नहीं रखता नेशनैलिटी से इनकम टैक्स। सिटीजनशिप एक्ट, जिसके तहत क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नागरिकता का जो कानून है, इसके तहत आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, बहुत सारे अधिकार मिलते हैं सिटीजनशिप के तहत। नागरिकता का अधिकार, जिसमें वोट डालने का अधिकार, और भी बहुत सारे इसमें राइट्स मेंशन किए गए हैं। जब आप भारत में पैदा होते हो और आप यहाँ पे सिटीजन बनते हो, या फिर तो फिर आपको बहुत ये सारे के सारे राइट्स आपको मिल जाते हैं। ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन सब चीज़ों के बारे, सीए, ये सब तो अपने अभी भी रिसेंटली बहुत सारे चीज़ें हो रही थी, आप लोग सुने भी होंगे न्यूज़ में, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। बट सिटीजनशिप एक्ट इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट टू इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में सिटीजनशिप एक्ट से भी कोई लेना देना है ही नहीं। तो सिटीजनशिप एक्ट और नेशनैलिटी को हम लोग यहाँ से उठाएंगे और उसको किनारे रख देंगे, ठीक है। हमें जो मतलब है वो किससे मतलब है, हमें मतलब है इनकम टैक्स को मतलब होता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी, यानी कि इनकम टैक्स को सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस से मतलब है कि बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था, ठीक है, और उसके हिसाब से आपके इनकम पे टैक्स लगता है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो मैं इन दोनों को यहाँ से हटाता हूँ और स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। अब कोई भी बंदा रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकता है। ओके, तो कोई भी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ये सब चीज़ें पता लगाना है आपको। तो ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए अब मैं आपको फिर से लीगल स्टेटस पे लेके जाऊंगा। अब लीगल स्टेटस मतलब क्या, चलिए देखिए। अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, ओके, इंडिविजुअल या फिर HUF, है ना, तो इन दोनों का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, ओके, इन लोग के रेजिडेंशियल स्टेटस, पहला ये क्या हो सकते हैं, या तो रेजिडेंट होंगे, ओके, या तो ये क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक और है, रेजिडेंट में भी इनको बताया गया है कि रेजिडेंट भी दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल HUF हो सकते हैं। पहला, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब होता है वही साधारण निवासी, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं। और एक होता है क्या, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सही है। तो देखो यहाँ पे एक होता है साधारण निवासी, एक होता है असाधारण निवासी। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। जबकि हम लोग अदर एसएसीज की बात करते हैं, अदर एसएसीज सिर्फ दो ही तरीके से हो सकते हैं। उनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, ठीक है, इनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो सिर्फ दो ही होगा। कौन कौन सा,
या तो वो क्या होंगे, रेसिडेंट होंगे, या तो वो क्या होंगे, नॉन रेसिडेंट होंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से मामला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ ही हैं जो रेजिडेंट में भी दो तरीके के रेजिडेंट हो सकते हैं। कोई एक, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही होगा रेजिडेंट, या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ठीक है। और या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। तो कई लोग बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल एचयूएफ के तीन स्टेटस होते हैं। तीन स्टेटस में से कोई एक स्टेटस हो सकता है। वो लोग बोलते हैं एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। जबकि आपको पता है रेजिडेंट में ही डिवाइड किया गया है दो। निवासी दो तरह के हो सकते हैं, वो साधारण और असाधारण निवासी। या तो वो अनिवासी होंगे, नॉन रेजिडेंट को अनिवासी कहते हैं हिंदी में। अदर एसएससीज मतलब कंपनी, फर्म, ये सब क्या होंगे, ये इनका रेजिडेंशियल स्टेटस या तो कंपनी, फर्म, या तो रेजिडेंट होंगे या तो नॉन रेजिडेंट होंगे। वो साधारण या असाधारण निवासी नहीं होते हैं। ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग को कैसे, हम लोग को समझ मतलब कितने तरह के होते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में और अदर एसएससीज के केस में। कितना सबको क्लियर हो गया? देखो, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग नोट्स लेके रखा कीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो या आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा अच्छे तरीके से बताया जा रहा है तो आप उसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट कर लो, टाइम नहीं है तो। ओके, मैं रब कर रहा हूँ अभी से। अब जो देखिएगा, अब हम लोग को सबसे पहले इंडिविजुअल एचयूएफ का केस पढ़ना है। ठीक है। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का अगर हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें ना कोई भी बंदा निवासी है, साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है, इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशंस, है ना। तो हमें सबसे पहली चीज क्या समझनी होती है, पहले तो हमें कंडीशन समझनी होती है। कुछ शर्तें अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप रेजिडेंट होगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या तो नॉन रेजिडेंट। तो बेसिकली कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हम लोग कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस, है ना। कंडीशन रिक्वायर्ड टू नो, है ना। कंडीशन रिक्वायर्ड टू नो रेजिडेंशियल स्टेटस, ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए रेजिडेंशियल स्टेटस का पता लगाने के लिए। ठीक है। तो देखिए कंडीशंस कितने हैं, दो कंडीशंस बनाए गए, है ना। कंडीशन नंबर वन, है ना। तो पहला कंडीशन देखिए क्या है। पहला कंडीशन ये कहता है, पहले कंडीशन में दो पार्ट है। ए, क्या कहता है कंडीशन वन में, पहला ए क्या कहता है कि आप कम से कम 182 डेज, 182 डेज और मोर, या फिर उससे ज़्यादा, 182 दिन या उससे ज़्यादा तुम भारत में रहे हो। ठीक है ना। यहाँ पे स्टे लगा देते हैं, स्टेड, है ना, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, है ना। तो पहले कंडीशन समझिए, अभी रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी पहले सिर्फ कंडीशन समझिए। तो पहला कंडीशन ये है कि कम से कम तुम क्या होने चाहिए, क्या है, स्टे 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में तुम कम से कम स्टे किए हो कितने समय, 182 दिन या उससे ज़्यादा। इसको कंडीशन वन नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कंडीशन, सॉरी,
प्राइमरी कंडीशन, कंडीशन 1 नहीं लिखते हम लोग। ओके, प्राइमरी कंडीशन में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कहता है स्टे एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, है ना। और प्राइमरी कंडीशन में दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन ये कहता है कि चलो ठीक है, अगर 182 दिन प्रीवियस ईयर में नहीं ले रहे हो तो कम से कम स्टे किए हो कितने दिन? 60 डेज, 60 डेज और मोर, कम से कम 60 दिन रहे हो। एंड मतलब साथ ही साथ, ठीक है ना। स्टे 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, ये तो वही तक था, सेम सेंटेंस है, बस वहाँ पे 182 दिन था, यहाँ पे 60 दिन हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बोला है, एंड मतलब प्लस। मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, ज़्यादा समझदारी होगा, आपको समझ में आएगा कि एक तो 160 दिन रहे हो, सॉरी 60 दिन रहे हो, और साथ ही साथ क्या हो, हट गया, साथ ही साथ 365 डेज रहे हो इन प्रीवियस ईयर, सॉरी इन लास्ट, कितना है, 4 ईयर है। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ, देख के फिर बताता हूँ, थोड़ा सा मिसिंग है। हाँ, 4 ईयर, सही। ओके, इन लास्ट 4 ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर। तो ये बात जरा समझिएगा, ये बात मैंने क्या बताई, प्राइमरी कंडीशन देखिए क्या आपने समझा। तो प्राइमरी कंडीशन में 2 पॉइंट हमने बताया है। प्राइमरी कंडीशन पहला नंबर, 182 दिन एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में भारत में रहे हो। तो सवाल उठता है, अगर आपने 182 दिन भारत में नहीं रहे तो दूसरा कंडीशन देखें। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? स्टे की डेज और मोर, और साथ ही साथ पूरी नहीं रोटी, 5 डेज पूरी नहीं खा रहे हैं, लास्ट नहीं खा रहे हैं, जा रहा नैप दिए हैं। है। हाँ, सब सही है। ओके, तो इन दोनों में से कोई एक है। अब यहाँ पे एक और शब्द लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी। वो क्या चीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है? और सर, और का मतलब क्या है? यानी कि 182 दिन प्रीवियस ईयर में, 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, या फिर वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो एटलीस्ट, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में 365 दिन जोड़ लेना, जितने भी दिन रहा है तो 365 दिन टोटल होना चाहिए। तो ये था प्राइमरी कंडीशन। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी कंडीशन की। तो चलिए अब सेकेंडरी कंडीशन की बात करते हैं। सेकेंडरी कंडीशन, तो सेकेंडरी कंडीशन देखिए क्या है। सेकेंडरी कंडीशन में भी दो कंडीशन है। पहला, एटलीस्ट आप कितने दिन रहे हो? एटलीस्ट 2 ईयर एज अ रेजिडेंट थे तुम इन लास्ट, कितना, 10 ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर। आप प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में कम से कम 2 साल एज अ रेजिडेंट थे, ठीक है। तो 2 ईयर, है ना, 2 ईयर एज अ रेजिडेंट है इन लास्ट 10 ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में तुम 2 साल एटलीस्ट भारत में एज अ रेजिडेंट थे तुम। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो तो और कर लो, ये बी वाला पॉइंट देख लेना, या और नहीं लगाने की कोई ज़रूरत है, बी पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। वो क्या है? स्टे वन, सॉरी,
730 days. Stay 730 days in last 7 years before previous year. ये कंप्लीट हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। अब जरा समझिए, अब ये कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस बनाए, एक तो प्राइमरी कंडीशन बनाया, एक सेकेंडरी कंडीशन बनाया। अगर आपको इंडिविजुअल अचीव का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए आपको ये दो कंडीशंस पता होनी चाहिए। पहला प्राइमरी कंडीशन कि वो 182 दिन रहा हो प्रीवियस ईयर में, या फिर वो 60 डेज रहा हो प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में कम से कम 365 दिन रहा हो। ठीक। फिर सेकेंडरी कंडीशन की बात करेंगे। सेकेंडरी कंडीशन में क्या कहा गया है? सेकेंडरी कंडीशन में कहा गया है कि वो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में एटलीस्ट 2 साल भारत में एज अ रेजिडेंट था। ठीक है। और या फिर वो 730 दिन रहा प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में। आप डेज काउंट कर लेना, 730 दिन वो भारत में एज अ क्या है, रहा हो। ठीक। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये तो कंडीशन है, मैंने समझा। अब बताइए सर, इंडिविजुअल अचीवर कब रेजिडेंट होगा, कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, कब नॉट ऑर्डिनरी होगा, कब? अब चलिए उसको समझते हैं। बहुत सिंपल है। अब आप अगर ये दोनों कंडीशन समझ गए ना, तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है कोई? इंडिविजुअल एचयूएफ कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा? कंप्लीट एनी वन प्राइमरी कंडीशन, पीसी लिख दे रहे हैं, पीसी मतलब प्राइमरी कंडीशन। कंप्लीट एनी प्राइमरी कंडीशन एंड साथ ही साथ बोथ द सेकेंडरी कंडीशन। है ना? इसका मतलब समझ में आया सब लोग को? ऑर्डिनरी रेजिडेंट साधारण निवासी किसे कहा जाएगा? साधारण निवासी उसे कहा जाएगा जो किसी भी एक प्राइमरी कंडीशन को इन दोनों में से 182 दिन प्रीवियस ईयर में भारत में रहे हो, या 60 डेज प्रीवियस ईयर में भारत में रहे, और साथ ही साथ 365 दिन प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में रहे हो। यानी इन दोनों में से कोई एक। कंप्लीट एनी प्राइमरी कंडीशन एंड बोथ द सेकेंडरी कंडीशन, देन आप रेजिडेंट हो। तो हम लोग जो है ना, हम लोग तो भैया प्रीवियस ईयर में 182 नहीं, 365 दिन भारत में रहे, और प्रीवियस ईयर के पहले के, मतलब सॉरी, ये जो प्रीवियस सेकेंडरी कंडीशन की बात करें, 2 साल रेजिडेंट, अरे 2 साल नहीं, पूरे 10 साल हम लोग रेजिडेंट रहे। 7 सालों में 730 दिन, उससे ज़्यादा तुम्हें मिल जाएंगे। तो हम लोग कौन सी कंडी, हम लोग क्या आते हैं, हम लोग जो अपनी बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सवाल उठता है, अब बात करते हैं क्या, नॉट ऑर्डिनरी कौन कहलाएगा? तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसे कहते हैं? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो भाई देखो, रेजिडेंट बनने के लिए कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा प्राइमरी कंडीशन, कंप्लीट एनी वन प्राइमरी कंडीशन एंड अगर तुम कोई भी, अगर तुम सिर्फ एक सेकेंडरी कंडीशन कंप्लीट करते हो, या कोई भी सेकेंडरी कंडीशन नहीं करते हो, एंड कंप्लीट एनी प्राइमरी कंडीशन वन और नन सेकेंडरी कंडीशन। एससी मतलब मैं कर दे रहा हूँ सेकेंडरी कंडीशन। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, तुमको ये समझ में आ रहा होगा, कंप्लीट एनी प्राइमरी कंडीशन, अगर कोई एक प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट कर लो इन दोनों में से, और एक या नन सेकेंडरी कंडीशन, कोई भी एक सेकेंडरी कंडीशन कंप्लीट कर रहे हो, या फिर दोनों ही सेकेंडरी कंडीशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तीसरा पॉइंट, सर नॉन रेसिडेंट किसे कहते हैं? अब नॉन रेसिडेंट कौन कहलाएगा? सर बहुत सिंपल है,
ठीक है, अगर तुम प्राइमरी कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, नन ऑफ प्राइमरी कंडीशन, है ना, कंप्लीट नन ऑफ प्राइमरी कंडीशन, अगर तुम किसी भी प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट ही नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है तुम क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो। तो बताइए, अब स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, ये अब कंप्लीट हो गया है इंडिविजुअल अचीव का रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, किसी को भी अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। मैं एक लाइन और आप लोग से कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा। आपको याद होगा कि रेजिडेंट में दो तरह के रेजिडेंट थे, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। तो रेसिडेंट बनने के लिए तो क्लियर है कि आपको कोई एक प्राइमरी कंडीशन तो कंप्लीट करनी होगी। अगर आप प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट करते हो तो आप पक्का है आप रेसिडेंट तो हो ही गए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्या, कि आप सेकेंडरी कंडीशन को कंप्लीट करो। अगर आपने सेकेंडरी कंडीशन के दोनों ही कंडीशंस को कंप्लीट कर दिया तब तो ऑर्डिनरी हो। अगर आप किसी एक सेकेंडरी कंडीशन को कंप्लीट करते हो या किसी भी सेकेंडरी कंडीशन को कंप्लीट नहीं करते हो, इसका मतलब है आप नॉट ऑर्डिनरी हो गए, यानी असाधारण निवासी। हो तो निवासी लेकिन असाधारण। लेकिन अब किसी भी एक प्राइमरी कंडीशन को तुमने कंप्लीट ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आप क्या हो जाओगे, आप नॉन रेजिडेंट हो जाओगे। तो ये सिंपल सा केस है, सिंपल सी स्टडी है, जिससे हमें ये पता चलता है एक बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अब सवाल उठता है सर आपने बहुत अच्छा किया ये हमें बता दिया, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो आप ये बता दो ये हमको हम लोग को पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो चलिए मैं आपको इसका भी रीज़न बता देता हूँ। ये पढ़ाया आपको इसलिए जा रहा है ताकि बंदे को किस इनकम पे टैक्स देना है ये आपको पता हो। अब जब इनकम की बात होती है ना, तो इनकम में हम लोग दो तरह के इनकम की बात करते हैं। पहला जो इनकम होता है वो क्या होता है, पहला इनकम होता है दैट इज इंडियन इनकम, यानी जो भारत में तुमने पैसा कमाया। फिर एक होता है ग्लोबल इनकम। ग्लोबल इनकम का मतलब वो पैसा जो तुमने फॉरेन में कहीं भी कमाया है, मतलब जो इंडिया के अलावा कहीं भी कमाते हो, उसे हम फॉरेन इनकम या ग्लोबल इनकम, वैसे इनकम टैक्स में जो टर्म दिया गया है वो ग्लोबल इनकम का टर्म है। तो क्या तुम्हें ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है कि नहीं देना है, भाई भारत में जो कमाओगे, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कह दे रहा हूँ, अगर तुम इंडिया में 1 रुपए भी तुम कमा रहे हो, तुम इंडिया में कोई भी बंदा चाहे वो कहीं का भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम भारत की सरजमीन पर, भारत की जमीन पे 1 रुपया जो जो भी कुछ कमाओगे, यू हैव टू पे टैक्स। आप कहीं के हो उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत की सरजमीन पे अगर तुमने कुछ भी कमाया, देन यू हैव टू पे टैक्सेस टू द इंडियन गवर्नमेंट, दैट्स इट। यहाँ से कोई सवाल उठता है ही नहीं, इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। हाँ, अब हम बात करते हैं उन लोगों की कि जो भारत में कमा रहे हैं और साथ ही साथ विदेश में भी कमा रहे हैं, वो कब टैक्स देंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर तुम ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो ना, अगर तुम रेजिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो आपको इंडियन इनकम के साथ साथ ग्लोबल इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर मुकेश अंबानी इंडिया से कमा रहा है और साथ ही साथ उसका बिजनेस विदेशों में भी है, वहां से भी वो कमा रहा है, तो मुकेश अंबानी जी को इंडियन इनकम पे तो टैक्स देना ही देना है इंडियन गवर्नमेंट को, साथ ही साथ ग्लोबल इनकम भी के ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर जो विदेश में कमा रहा, मान लो उसने जर्मनी से कुछ कमाया, तो जर्मनी गवर्नमेंट को भी टैक्स देगा, इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स देगा। भाई देखो सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं जर्मनी का इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंडिया का इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मुकेश अंबानी रेजिडेंट बंदा है, भारत का निवासी है, तो ये उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितनी भी इनकम कमाता है, कहीं से भी कमाता है, ये आपको पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी ऐसा ही केस है, कुछ ऐसे केसेस में रिलीफ मिलते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को। लेकिन अब हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट की। अगर तुम नॉन रेजिडेंट हो गए, कंप्लीट नन ऑफ प्राइमरी कंडीशन, सर मैंने कोई भी प्राइमरी कंडीशन नहीं कंप्लीट किया, अब बताइए सर। जैसे कि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, आपने देखा होगा, जो दुबई जाके काम कमा रहे हैं, सऊदी जाके कमा रहे हैं, वो भारत में आते हैं, है ना, मुश्किल से 20-30 दिन की छुट्टी होती है, 40 दिन की छुट्टी आती है, आज छुट्टी मना के फिर वापस चले जाते हैं जॉब पे। तो सर ऐसे लोग, वो भले भारत के हैं
लेकिन इनकम टैक्स के लैंग्वेज में तो वो क्या है, वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई भी प्राइमरी कंडीशन नहीं कंप्लीट की, यानी कि पर्टिकुलर पिछले साल वो क्या है, वो नॉन रेजिडेंट है। और इनकम टैक्स में हमेशा क्या देखा जाता है, इनकम टैक्स में आपकी नेशनैलिटी, आपके सिटीजनशिप से नहीं मतलब है। बेशक आप इंडिया के बंदे हो, नेशनैलिटी आपके इंडियन है, बेशक आपकी नागरिकता इंडिया की है, लेकिन आप इनकम टैक्स तो किसके अनुसार देते हो, रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पे। तो प्रीवियस ईयर में तुम 60 दिन भी नहीं रहे, 40 ही दिन रहे, हाँ कमा के आए, बहुत सारा पैसा यहाँ लेके आए, कोई टेंशन नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स ही नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? ठीक है ना, समझ में आए क्यों नहीं लेगी? इसलिए नहीं लेगी क्योंकि वो जो इनकम है, मतलब वो ग्लोबल इनकम है। और ग्लोबल इनकम पे किसको टैक्स देना होता है? अगर आप रेजिडेंट होते, दोनों में से कोई भी रेजिडेंट होते, तो आप ग्लोबल इनकम पे टैक्स देते, यानी विदेश में कमाई गई इनकम पे टैक्स देते। लेकिन आप चूंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली आप क्या हो, फिलहाल नॉन रेजिडेंट हो, तो इसलिए आपको ग्लोबल इनकम पे टैक्स नहीं देना है। हाँ, भारत में कुछ कमाए तो उस पर टैक्स देना है। एक एग्जांपल सर मैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट, अब देखो सर वहाँ, वहाँ की गवर्नमेंट को तो टैक्स देना होता होगा। हाँ अब वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जो करती है वो हम नहीं जानते, हम तो इंडियन इनकम टैक्स में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो? यस सर। सोचो उनके क्या, यस सर। मान लो वहाँ पे टैक्स लगता है और फिर यहाँ पे आके यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना उनके साथ, क्योंकि वो भारत में तो रहे भी नहीं उस साल। ठीक है, इसीलिए जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग नेक्स्ट, अभी हम लोग का डिस्कनेक्ट होने वाला है, फिर जब नेक्स्ट कनेक्शन होगा ना, तो उसमें आप लोग क्वेश्चंस पूछिएगा। फिलहाल ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो जैसे टॉम क्रूज की बात करते हैं, टॉम क्रूज मान लो मूवी बना रहा है, वो भारत में आया, है ना, और उसने सपोज करो करीबन 200 दिन भारत में रहा प्रीवियस ईयर में। तो वो इससे पहले कभी इंडिया नहीं आया था, वो फर्स्ट टाइम आया, वही करीबन 200 दिन भारत में रहा, शूटिंग किया मूवी का, और फिर उसके बाद चला गया, है ना। तो पर्टिकुलर इस साल यानी इस प्रीवियस ईयर में वो 200 दिन तो रह लिया ना, प्राइमरी कंडीशन का पहला कंडीशन तो कंप्लीट कर लिया, 182 दिन से ज्यादा ही रहा है, यस सर। तो वो रेजिडेंट हो गया। तो उस साल वो इंडिया की इनकम, इंडिया में जो कमाया वो तो टैक्स देगा देगा, ग्लोबल इनकम पे भी टैक्स देगा, यानी वो अपने कंट्री में भी अगर कुछ उसने इनकम कमाई है तो उस पर भी टैक्स देगा। सोचो